Hello students, in this video I'm going to teach you the class 11th botany first unit diversity of life. So in this video our topic is level of biodiversity. So in this topic we are going to discuss all the levels of biodiversity and diversity at various levels, मतलब diversity at these levels. Okay, so there are broadly three levels of biodiversity. First one is genetic diversity, second one is species diversity, third one is ecosystem diversity. First of all, talk about the genetic diversity. Genetic diversity is the diversity which occurs up to the genetic level. एक्चुअली जेनेटिक डाइवर्सिटी वो डाइवर्सिटी होती है जो जेनेटिक लेवल तक होती है. मींस अगर हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करते हैं, लिसन केयरफुली, अगर हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करते हैं तो पर्टिकुलर स्पीसीज में जो डाइवर्सिटी होगी जीन्स की उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं. ओके, एंड genetic diversity indicate the diversity in the variety of genes. ठीक है, and it also indicate the diversity in alleles. ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दो टर्म्स हैं, आपको जीन्स के बारे में भी पता होना चाहिए और एलील्स का भी पता होना चाहिए. सो सबसे पहले क्लियर करते हैं व्हाट इज जीन. जीन इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. Basically genes forms the genetic makeup of any individual. ठीक है, let's suppose here is one example. Let's suppose in plant cases, let's suppose in case of pea plant, there is one gene which makes the tallness of a pea plant. The genetic makeup of that gene is TT. ठीक है, तो in this genetic makeup आप देख रहे हो कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक जीन्स का मैंने यहाँ पे क्या किया है, डाइमर ड्रा किया है. इट मीन्स कि स्टूडेंट जितने भी जीन्स होते हैं बेसिकली वो डाइमर फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जीन्स जो होते हैं वो डाइमर होते हैं. एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, क्योंकि कुछ जीन्स जो होते हैं वो मल्टी एलिलिक्स भी होते हैं. तो एक्चुअली जो बिगिनिंग में कंसेप्ट सामने आया उसमें जितने भी जो मेंडल्स ने डिस्कवर किया था, बेसिकली मेंडल्स ने जीन्स को फैक्टर का नाम दिया था. तो बाद में इन्हीं को जीन्स के नाम से जाना गया. तो स्टार्टिंग में जो है ये डिस्कवर्ड हुआ कि जीन्स जो हैं वो बेसिकली डाइमर फॉर्म में होते हैं. डाइमर फॉर्म में जो जीन्स होते हैं उनको हम डाई एलिलिक जीन्स कहते हैं. एंड लेटर जो है आफ्टर मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडल्स के बाद में कुछ ऐसे जीन्स भी जो है डिस्कवर्ड हुए जो मल्टी मल्टी एलिलिक थे, मतलब उनकी डाइमर के अलावा भी जो है मतलब उनमें जो सेटअप था वो मतलब मैनी फॉर्म में था, मतलब उसमें दो से ज्यादा जो है अल्टरनेटिव फॉर्म्स थी, तो उनको हम मल्टी एलील्स कहते हैं. तो मतलब जनरल कंसेप्ट है कि ऑल जीन्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में जो जीन्स होते हैं वो डाई एलीलिक होते हैं. ओके, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मींस डाइवर्सिटी इन जीन्स. यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि एक जैसे लेट्स सपोज ये एक जीन है और ये एक जीन है, दोनों मिल के ये यहाँ पे एक्सप्रेस्ड फॉर्म में मतलब इंडिकेट हुए हैं. तो यहाँ पे जो एक टी है ये एक जीन है और ये टी जो है ये एक जीन है. मींस ये दो जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं. तो टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो है ये जीन्स की, इनको हम क्या बोलेंगे, एलील्स. तो व्हाट इज एलील? एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन. ओके, तो यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी में आप देखते हो कि यहाँ पे जीन्स में भी डाइवर्सिटी होती है. ओके, पर्टिकुलर स्पीसीज में जो जीन्स होंगे उनमें भी डाइवर्सिटी होगी. और जब हम जीन्स को ओपन अप करेंगे, जब जीन्स को लुक आफ्टर करेंगे तो देखेंगे कि जीन्स की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, मतलब जिनको एलील्स होते हैं, उनमें भी डाइवर्सिटी होगी. ठीक है, तो हियर आर सम एग्जांपल ऑफ सम ऑर्गेनिज्म जहाँ पे कुछ जो जीन्स की डाइवर्सिटी है वो मैंने इंडिकेट की हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल है फर्स्ट एग्जांपल माइकोप्लाज्म. माइकोप्लाज्म में देयर आर 450 to 700 जीन्स. सेकंड इकोलाई. इकोलाई में नियर अबाउट 4000 जीन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट आ गया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. इसमें 13,000 टू 30,000 जीन्स नियर अबाउट होते हैं. एंड नेक्स्ट वन ओरिजा सेटिवस.
32,000 टू 50,000 जीन्स, होमोसैपियन ह्यूमन के केस में 35,000 टू 45,000 जीन्स होते हैं। सो स्टूडेंट, ये बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स में इंडिकेट हो रहा है कि कितनी डाइवर्सिटी है जीन्स की, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एक स्पीसीज की बात करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ए पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है, रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी इन वेराइटी ऑफ जीन्स, डाइवर्सिटी इन एलील्स एट द जेनेटिक लेवल। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका मैं आपको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करवा देता हूँ। ये जो मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, ये मैं आपको कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल थी माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है। माइकोप्लाज्म का कम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सीधा एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। वहां पे पूछ सकते हैं कि माइकोप्लाज्म बेसिकली क्या है। तो माइकोप्लाज्म याद रखना, ये एक बैक्टीरिया होता है और ये ओनली बैक्टीरिया होता है। माइकोप्लाज्म इज ओनली बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। माइकोप्लाज्म एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। इट मींस इसमें सेल वॉल नहीं होती तो माइकोप्लाज्म अपनी जो सेल शेप है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। मींस इसमें क्या होगा, इसके सेल की डिफाइंड शेप नहीं होगी। तो इसलिए हम माइकोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, प्लूरोमॉर्फिक, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्म क्या है, ओनली मोनोमर विदाउट सेल वॉल एंड कॉल्ड प्लूरोमॉर्फिक, मींस हैविंग नो डिफाइंड शेप। ओके, माइकोप्लाज्म में एक स्पीसीज है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टम। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टम जो है ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है और इसको हम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम्स भी कहते हैं। और ये सारी बातें आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट है इकोलाई। इकोलाई मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है कि इकोलाई जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और जो ह्यूमन के केस में इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है ये एक एनिमल है और ये किंगडम एनिमिलिया में है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को कॉमनली हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। याद रखने वाली जो चीज है वो ये याद रखनी है आपको कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है ये यूज किया जाता है एज ए मॉडल इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, मींस इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ओरिजिनस सेटिवस राइस प्लांट हो गया एंड होमो सैपियन हो गया ह्यूमंस का केस। ओके, तो आगे चलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी का एक इम्पोर्टेंस भी पता होना चाहिए कि क्यों जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज में होना जरूरी है। क्यों पर्टिकुलर स्पीसीज में जेनेटिक डाइवर्सिटी का होना जरूरी है, क्योंकि ये आपको याद रखना है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर स्पीसीज में जितनी ज्यादा होगी उतनी उस स्पीसीज में एडाप्टेशंस होगी। मतलब ग्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी तो उसमें बेटर एडाप्टेशंस होगा। बेटर एडाप्टेशंस होगा तो वो इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ बेटर वे से वो फाइट कर पाएगा और वहां पे अपने आप को अडॉप्ट कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। और अगर लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में तो वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म नेचर का होगा। मतलब उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी। यूनिफॉर्मिटी मींस कि वो एक पर्टिकुलर एक स्टेबल इन्वायरमेंट में ही सर्वाइव कर पाएगा वो। और अगर वहाँ पे इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस होती हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस होती हैं, सडन इन्वायरमेंटल चेंजेस होती हैं, तो दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिजेक्टेड बाय नेचर बाय द लॉ कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट ये है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का और क्या रोल है। जेनेटिक डाइवर्सिटी बेसिकली फॉर्म द बेसिस ऑफ स्पीसिएशन। बेसिकली genetic diversity is the basis of speciation, means formation of new species, means evolution of new species. So next one is species diversity. Species diversity means variety of species in a region. Species diversity means variety of species in a region. मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर रीजन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कितनी वेराइटी है, कितना नंबर है स्पीसीज का, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी का बेसिकली एक पर्टिकुलर रोल रहता है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। मीन्स
if there is a loss of any particular species, then whole ecosystem get affected. Means कि स्पीसीज जो है, मतलब स्पीसीज जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है पूरे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए। अगर अगर कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज की अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर स्पीसीज अगर एक इकोसिस्टम से इलिमिनेट हो जाती है, तो जो पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो अफेक्टेड होगा। ठीक है। एंड हाउ वी कैन डिफाइन स्पीसीज डाइवर्सिटी? स्पीसीज डाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड as the number of species per unit area। नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया में जो होंगे, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जो होगा उसमें जितना नंबर होगा स्पीसीज का, उसको हम कहेंगे कि इतनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है इस एरिया की। स्पीसीज डाइवर्सिटी आल्सो कॉल्ड एज स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस और स्पीसीज इक्वेटेबिलिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है उसको हम यूनिट ऑफ हायरार्की भी कहते हैं। बेसिकली जब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो स्पीसीज है, और ये आपने कहीं पढ़ा होगा कि स्पीसीज जो है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। मतलब स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे अगर हम बात करें लाइफ की, तो उसमें सेल को बेसिक यूनिट माना गया है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसी तरह से स्पीसीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीसीज इज द यूनिट ऑफ हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि अबाउट 1.3 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं और डिस्क्राइब्ड हैं। ये सेंसस कंडक्ट किया गया हवाई यूनिवर्सिटी। सो थर्ड वन इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Ecological diversity means diversity of ecological complexes, or biotic communities found in a given area. So this diversity, ये जो डाइवर्सिटी है ये एक पर्टिकुलर एरिया के रेफरेंस में जो है ये डिफाइन की जाती है। तो एग्जांपल है इंडियन इकोसिस्टम। इंडियन इकोसिस्टम में जैसे आप देखो तो यहाँ पे फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स होंगे, आपको वेटलैंड्स मिलेंगे, डेजर्ट्स हैं, और सो मैनी अदर जो हैं टाइप्स हैं इंडियन इकोसिस्टम्स की। तो ये जितने भी इंडियन इकोसिस्टम्स हैं इनको क्लासिफाइड किया गया है मेजर इकोसिस्टम्स में, सच एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेकंड वन ग्रासलैंड एंड थर्ड वन वेट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा ये जो एग्जांपल्स हैं इकोलॉजिकल इकोसिस्टम्स की, इनको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ब्रीफ में। फर्स्ट एग्जांपल थी, फर्स्ट इकोसिस्टम्स में हमारा इकोसिस्टम था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है बेसिकली ये नियर द इक्वेटर होता है। इक्वेटर के बिल्कुल इक्वेटर के पास होता है, क्लोज टू ट्रॉपिक्स। ओके। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर हार्ड होते हैं तो इट मीन्स यहाँ पे मोर ट्रांसपायरेशन होगी। ट्रांसपायरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। अगर मोर ट्रांसपायरेशन होगी तो मोर कंडेंसेशन होगी, मोर क्लाउड फॉर्मेशन होगी, और मोर क्लाउड्स अगर बनेंगे तो मोर कंडेंसेशन होगी, और मोर कंडेंसेशन होगी तो हैवी रेनफॉल होंगे। ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहाँ क्लियर हो जाता है कि अगर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हार्ड है तो हैवी रेनफॉल होगी ऑब्वियसली। नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता, तो इसलिए यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं ये अपने लीव्स जो है वो शेड नहीं करते। सो दैट्स व्हाई दे ऑलवेज एवरग्रीन। तो इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी, इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं ये इतने डेंस होते हैं कि दे नॉट अलो सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड इवन ड्यूरिंग एट द डे टाइम। ठीक है। तो डे टाइम में भी सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इतने ये डेंस होते हैं, इतना इनके ऊपर कैनोपी बना होता है, मतलब एक कवरिंग बनी होती है। तो ओनली जो हार्डवुड ट्रीज होते हैं वो वहाँ पे कॉमन होते हैं, जिसमें एग्जांपल है रोजवुड ट्री हो गया, इबोनी हो गया, और मैहोगेनी। ठीक है। तो स्पेलिंग जिसको रीड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है उनको मैं रिपीट करवा देता हूँ, रोजवुड। ठीक है। सेकंड है इबोनी, EBONY इबोनी, एंड थर्ड है MAHOGANY, मैहोगेनी। ठीक है।
ओके, सो नेक्स्ट वन इज ग्रासलैंड। तो थोड़ा सा ब्रीफ में ग्रासलैंड के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रासलैंड ग्रासलैंड में स्टूडेंट्स यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड जो है, यहाँ पे इनकी एग्जांपल लिया मैंने। तो ग्रासलैंड से एज द नेम इंडिकेट दैट ग्रासलैंड है तो उनमें ग्रास होगी, तो बेसिकली ये जनरली ट्री लेस होते हैं। ओके, और ग्रासलैंड जो होते हैं वो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के अंदर होते हैं। तो इसमें एग्जांपल है प्रेरी ग्रासलैंड। प्रेरी ग्रासलैंड जो है ये नॉर्थ अमेरिका में होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है प्रेरी ग्रासलैंड, इस तरह के क्वेश्चन आपको ग्रासलैंड्स पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सीधे एमसीक्यू के फॉर्म में मिल सकते हैं। तो अदर जो ग्रासलैंड्स की एग्जांपल हैं वो आप खुद प्रिपेयर कर लेना। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप याद रखना। नेक्स्ट है वेटलैंड। वेटलैंड्स बेसिकली वो लैंड्स होती हैं जो फ्लडेड बाय, वेटलैंड्स आर लैंड्स व्हिच आर फ्लडेड बाय वाटर, और ये आइदर सीजनली या परमानेंटली, मतलब सीजन में कभी कभी फ्लडेड होती हैं या परमानेंटली फ्लडेड होती हैं। तो उन जगह को हम वेटलैंड्स कहते हैं, मतलब कि वो लैंड जहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है, ठीक है, तो उसको हम वेटलैंड्स बोलेंगे। इसमें एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, तीन एग्जांपल्स हैं कॉमनली जो इसमें एग्जांपल्स होती हैं। फर्स्ट है इसमें मैनग्रोव्स। बेसिकली ये वेटलैंड्स की एग्जांपल हैं तीन, मैनग्रोव्स, स्वेम्स और मार्शिस, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वेटलैंड्स में थ्री एग्जांपल्स हैं, मैनग्रोव्स है, स्वेम्स है और मार्शिस है। तो सबसे पहले देखते हैं मैनग्रोव्स बेसिकली क्या होते हैं। मैनग्रोव्स बेसिकली ये तीनों जो है ये फ्लडेड लैंड्स हैं। तो मैनग्रोव्स में बेसिकली क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। मैनग्रोव्स ग्रो इन कोस्टल सेलाइंस, मतलब ये सेलाइन जो एरियाज होते हैं, सेलाइन वाटर बॉडीज जो होती हैं, मीन्स जो सॉल्टी वाटर होता है उसके कोस्टल रीजन्स में ये होता है। मैनग्रोव्स बेसिकली कोई एक जेनेटिक ग्रुप नहीं है, एक डिस्टिंक्ट ग्रुप नहीं है, बेसिकली ये एक कलेक्टिव टर्म होती है, ठीक है। ये एक कलेक्टिव टर्म है, मीन्स ये कॉम्बिनेशन है कुछ ग्रुप्स ऑफ स्पीसीज का, जिसमें हर्ब्स भी होती हैं, श्रब्स भी होती हैं और ट्रीज भी होती हैं। कोई एक पर्टिकुलर जो है डिस्टिंक्ट जेनेटिक ग्रुप नहीं है, ये एक कलेक्टिव टर्म है। सो इसलिए इनको हम हेलोफाइलस एवरग्रीन प्लांट भी बोलते हैं। हेलोफाइलस एवरग्रीन प्लांट, हेलोफाइलस एवरग्रीन, ठीक है, हेलोफाइलस एवरग्रीन ये प्लांट्स होते हैं। तो ये मैनग्रोव की एग्जांपल है। नेक्स्ट है स्वेम्स। तो स्वेम्स जो होते हैं ये हाई वेट होते हैं। हाई वेट मतलब इनमें जो ड्रेनेज पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हम कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इनमें पानी बहुत ज़्यादा भरा होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी इनमें होता है। और मतलब जो एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा पानी होता है। और लैंड जो होती है वो लो लैंड होती है, मतलब लैंड सामने नहीं दिखाई दे रही है। जैसे वेटलैंड्स में था कि लैंड सामने दिखाई दे रही है और उसमें पानी है, ठीक है। तो स्वैम्प्स में क्या है, हाई वेट है, लो लैंड है, मोर वुडी प्लांट्स इसमें होते हैं, मोर वुडी प्लांट्स। तो ये बहुत कॉमन एक मेन मतलब एक इसका डिफरेंस है कि स्वैम्प्स में, स्वैम्प्स जो होते हैं ये फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ये फ्लडेड एरिया होता है, फॉरेस्ट फ्लडेड एरिया। तो तीनों में अगर आपसे कोई पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जिसमें फॉरेस्ट फ्लडेड एरिया होता है वो स्वैम्प्स है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे जब मार्शिस, तो आपको दोनों में डिफरेंस और बेटर वे से पता चलेगा। मार्शिस जो होते हैं ये लो वेट होते हैं, मतलब इनमें पानी कम होता है इनके कंपैरिजन में, स्वैम्प्स के कंपैरिजन में ये लो वेट होते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखो आप, ये हर्बेशियस होते हैं, मतलब यहाँ पे हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोर वुडी प्लांट्स हैं। तो स्वैम्प्स में मोर वुडी प्लांट्स हैं, मतलब ये फॉरेस्ट फ्लडेड हैं। और मार्शिस जो है ये हर्बेशियस हैं, ठीक है। और ये मार्शिस जो होते हैं ये एज होते हैं लेक्स और स्ट्रीम्स के, मतलब लेक्स और स्ट्रीम्स के जो एज होते हैं, जो किनारे होते हैं, ये वहाँ पे जो प्लेसेस होती है, जो लैंड होती है जहाँ पानी भरा होता है, थोड़ा थोड़ा पानी भरा होता है, ये बेसिकली वो एरियाज होते हैं। तो इन एरियाज को हम आल्सो कहते हैं कि ये ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी वो डाइवर्सिटी होती है जो विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी होती है, मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर एरिया, मीन्स एक पर्टिकुलर हैबिटेट, एक पर्टिकुलर हैबिटेट की डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें
तो वो बेसिकली अल्फा डाइवर्सिटी होती है। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि अल्फा डाइवर्सिटी वो डाइवर्सिटी है जो बेसिकली एक हैबिटेट की डाइवर्सिटी होती है। लेट्स सपोज हियर यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एक ये पर्टिकुलर एक हैबिटेट थी, हैबिटेट ए। तो इस हैबिटेट ए में, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, यहाँ पे जो स्पीसीज होगी, इस पर्टिकुलर हैबिटेट में जो डाइवर्सिटी होगी वो डाइवर्सिटी क्या कहलाएगी? अल्फा डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? ये है अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर हैबिटेट की जो है क्या है, डाइवर्सिटी को अल्फा डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो नाउ सेकंड वन इज बीटा डाइवर्सिटी। तो बीटा डाइवर्सिटी क्या है? बीटा डाइवर्सिटी हो गया वो डाइवर्सिटी जो टू हैबिटेट्स के बीच की जो डाइवर्सिटी है। मींस लेट्स सपोज यहाँ पे एक हैबिटेट है, हैबिटेट नंबर 1, एक पर्टिकुलर हैबिटेट की जो डाइवर्सिटी है उसको अल्फा डाइवर्सिटी बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे लेट्स सपोज एक कोई हैबिटेट थी जिसको हमने इंडिविजुअली जो है यहाँ पे मतलब काउंट किया है। तो इंडिविजुअली ये हैबिटेट जो है, इस हैबिटेट के अंदर की जो डाइवर्सिटी है वो भी अल्फा डाइवर्सिटी है, वो भी अल्फा डाइवर्सिटी है। अब यहाँ पे इन टू डाइवर्सिटीज के, इन टू हैबिटेट के बीच की जो डाइवर्सिटी है इसको हम बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। तो व्हाट इज बीटा डाइवर्सिटी? बीटा डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी मींस डिफरेंसेस इन डाइवर्सिटी कंपोजिशन बिटवीन टू हैबिटेट्स। मतलब कि टू हैबिटेट्स के बीच जब हम एक हैबिटेट, जब कोई स्पीसीज एक हैबिटेट से, मतलब यहाँ की डाइवर्सिटी और यहाँ की डाइवर्सिटीज में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वो जो बीच की डाइवर्सिटी है वो होगी बीटा डाइवर्सिटी। मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ डाइवर्सिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डाइवर्सिटी फ्रॉम हियर टू हियर, वो जो डाइवर्सिटी होगी उसको हम बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। सो लास्ट वन आ गया गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? गामा डाइवर्सिटी आ गया सम ऑफ ऑल द अल्फा डाइवर्सिटीज। लेट्स सपोज यहाँ पे एक और कोई हैबिटेट थी, हैबिटेट, तो इंडिविजुअली अगर हम इसको काउंट कर रहे हैं तो ये भी अल्फा डाइवर्सिटी है। तो सम ऑफ ऑल द डाइवर्सिटीज, सम जो है इन तीनों अल्फा डाइवर्सिटीज, इन तीनों अल्फा डाइवर्सिटीज को अगर हम कलेक्टिवली डिफाइन करें तो ये क्या है? बीटा डाइवर्सिटी है। मतलब कि अल्फा डाइवर्सिटीज को, अगर मैनी अल्फा डाइवर्सिटीज को, मतलब मैनी हैबिटेट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो एक जो जियोग्राफिकल, लार्ज जियोग्राफिकल जो लैंडस्केप है, उस जियोग्राफिकल लैंडस्केप के बीच की जो डाइवर्सिटी होगी उसको हम बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी। क्योंकि एक लार्ज लैंडस्केप जो है वहां पे बहुत सारी अल्फा डाइवर्सिटीज होंगी, तो अल्फा डाइवर्सिटीज के बीच की जो डाइवर्सिटी, मैनी अल्फा डाइवर्सिटीज के बीच की जो डाइवर्सिटी होगी उसको हम बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में रखता हूँ यहीं तक, तो तब तक के लिए